नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर के लोगों की राय बटी हुई है, अलग अलग राय सामने आती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि एडल्ट सीन्स, गाली गलौच और हिंसा वाले कंटेंट को क्रिएटिव फ्रीडम और अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में देखते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इस तरह के कंटेंट को फुहड़ता और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला मानते हैं और इस पर बैन लगाने या फिर सेंसर करने की बात करते हैं। तो आज हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को लेकर ही बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई ही बहुत ज्यादा जरूरत है इस कंटेंट को सेंसर करने की, रेगुलेट करने की। आपने देखा होगा कि जब हम सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आता है और सेंसर बोर्ड का एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। ऐसे ही टेलीविजन न्यूज को रेगुलेट करने वाली न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन करना होता है। जैसे आप देखते होंगे कि न्यूज में कभी दर्शकों को डेड बॉडी की तस्वीरें नहीं दिखाई जाती, खून नहीं दिखाया जाता। इसके अलावा गंभीर मामलों में पीड़ित की यानी कि विक्टिम की पहचान भी छिपाई जाती है, नहीं दिखाई जाती। शराब और स्मोकिंग की तस्वीरें नहीं दिखाई जाती। हिंसक घटनाओं या फिर संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते हुए कई दिशा निर्देशों का भी पालन करना बहुत जरूरी होता है। ये तमाम गाइडलाइंस सभी न्यूज चैनल्स पर लागू होती हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यूज चैनल्स और टीवी पर जो भी चैनल्स आप देखते हैं वो कानून के दायरे में आते हैं और उनका पालन करते हुए कंटेंट दिखाया जाता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जाए और डिजिटल मीडिया की जाए तो इस तरीके के कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होते, यानी कि वो किसी भी तरीके से बाध्य नहीं होते। इसलिए आपको ऑनलाइन कंटेंट में भरपूर हिंसा, अपशब्द, अश्लीलता और गालियां ही देखने सुनने को मिलती हैं। जबकि आजकल आप अगर देखें तो युवा टीवी से ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उस पर ज्यादा कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जिसका नकारात्मक असर युवाओं और आपके बच्चों पर पड़ सकता है। लेकिन डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है। फिल्में तो सेंसर बोर्ड के पास जाती हैं, फिल्मों के कई सीन्स पर कट लगाए जाते हैं, उन्हें सेंसर करना पड़ता है। लेकिन इस सेंसर शब्द को लेकर के एक नेगेटिव छवि हमारे बीच में बन जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड फिल्म की वास्तविकता को खत्म कर देता है। हालांकि इसके बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि अब से ओटीटी प्लेटफॉर्म सरकार के दायरे में आएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाती हूँ जिसके जरिए आप समझिएगा कि किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रुझान बढ़ता जा रहा है। आज हमारे युवाओं के बीच जनवरी 2020 का अगर डेटा देखें तो 2 करोड़ 14 लाख लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करते थे। फरवरी 2020 में डेटा बढ़कर के 2 करोड़ 20 लाख पे पहुंचा। मार्च में 2 करोड़ 22 लाख पे पहुंचा। फिर अप्रैल में देखिए 2 करोड़ 72 लाख तक ये डेटा पहुंच गया, यानी कि इतने लोग थे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आगे देखिए मई में क्या हुआ, 2 करोड़ 77 लाख तक ये डेटा पहुंच गया। जून में क्या हुआ कि 2 करोड़ 80 लाख तक ये डेटा पहुंच गया। उसके बाद अब ये देखिए कि किसके पास कितने पेड सब्सक्राइबर्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, डिज्नी और हॉटस्टार की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 20 लाख पेड सब्सक्राइबर्स उनके पास हैं। सोनी लिव पे देखिए 90 लाख, ZEE5 पे 75 लाख, Amazon प्राइम वीडियो पे 60 लाख और नेटफ्लिक्स पे 50 लाख, वूट या फिर जो अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर कुल मिलाकर के 50 लाख पेड सब्सक्राइबर्स उनके पास हैं। ये डेटा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए सवाल ये भी है कि दुनिया के बाकी देशों में इसके लिए क्या नियम है। सिंगापुर की अगर बात की जाए तो मीडिया पर नजर रखने वाली एक संस्था है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नियंत्रित रखती है, उन पर भी नजर बनाए रखती है। इसके अलावा बाकी देशों में देखिए ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एक्ट है, उससे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण होता है। ब्रिटेन भी इस पर विचार कर रहा है। इसके अलावा कई और ऐसी कंट्रीज हैं जो कानून बना चुकी हैं इस पर। चीन, सिंगापुर, साउथ कोरिया में भी इंटरनेट आधारित सेंसरशिप कानून बने हुए हैं, यानी कि दुनिया के बाकी देश जिन्हें हम विकसित देशों की श्रेणी में गिनते हैं, वहां पर किस तरीके के कानून है इसको लेकर वो आपने देखा। अब कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, आप पूछ सकते हैं अपने सवाल कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट आप देखते हैं आपका क्या मानना है, क्या उसे रेगुलेट करने की जरूरत है, क्या उसे सेंसर करने की जरूरत है, या फिर जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है वो क्रिएटिव फ्रीडम के दायरे में आता है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के दायरे में आता है, किस तरीके से आप देखते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट की वजह से आप पर कुछ नेगेटिव असर पड़ रहा है, आपके बच्चों पर कुछ नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 2 एक्सपर्ट्स इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता है नेहा दुआ, वो मेरे साथ जुड़ गई हैं और फिल्म मेकर एंड फिल्म क्रिटिक हैं
अविनाश त्रिपाठी जी वो मेरे साथ जुड़ गए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनाश जी आपका रुख करूंगी, क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो कंटेंट उन पर दिखाया जाता है उसका किस तरीके का असर आज के युवाओं पर और बच्चों पर पड़ता है? जी निश्चित रूप से जो आजकल के कंटेंट है उनका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो दो चीजों का उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक चीज ये है कि क्रिएटिव फ्रीडम क्या चाहता है अपने कंटेंट के लिए, और दूसरा उसके प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है। जो व्यक्ति इन दोनों को बेहतर तरीके से इनका सामंजस्य कर लेता है वही कहीं एक बेहतर कंटेंट पैदा कर लेता है। और जो व्यक्ति सिर्फ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें परोसता है जो जनता को सिर्फ किटलेट करने के लिए, उनको उत्तेजित करने के इरादे से बनाई जाती है, मुझे लगता है इस तरह का कंटेंट जो है 100% बैन होना चाहिए। क्योंकि भारत की एक अपनी समाज है, उस समाज का एक फैब्रिक है, एक सोशल फैब्रिक है। आप उस सोशल फैब्रिक को अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर तार-तार नहीं कर सकते हैं। और विशेषकर अगर मैं इस पर यह बात करूं कि किसी एक धर्म विशेष को अगर आप एक गलत दृष्टि से दिखा रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है और उससे समाज में देखिए अविनाश जी, जब यहाँ पर बात की जाती है जो कंटेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, उनका मानना यह कि वास्तविक छवि हम लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है अभद्र भाषा, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार और अश्लीलता के जरिए सफलता पाने की कोशिश है, या इसके नाम पर ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि हम तो वास्तविकता लोगों के सामने रखते हैं? क्या इस भाषा के प्रयोग से बचकर के वास्तविकता लोगों के सामने नहीं रखी जा सकती? क्या अश्लीलता दिखाए बिना क्या अपना कंटेंट एक सही तरीके से लोगों के सामने नहीं परोसा जा सकता? बिल्कुल परोसा जा सकता है। मैं इस बात का घोर समर्थक हूं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप रियलिटी के नाम पर वो सारी दृश्य दिखाएं जो बेडरूम के अंदर के हिस्से होते थे। ये सारी चीजें हम पहले भी दिखाते थे। उनका भी एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन हुआ करता था जो आपको इमोशनली भी कहीं टच करता था और आप मैसेज को कन्वे भी करते थे। जितने भी पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी फिल्में हैं, हमने इन सारे विषयों को कहीं ना कहीं छुआ है, लेकिन हमने उसके उस अश्लील हिस्से को उस तरीके से जनता के सामने प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट पब्लिक डोमेन में जा रहा है। और जब पब्लिक डोमेन में जा रहा है तो आपके साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आप सिर्फ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ये सारी चीजें नहीं कर सकते। दूसरा, मुझे लगता है कि चूंकि पिछले काफी सालों से भारत में सेंसर बोर्ड और दूसरी संस्थाएं थी जो कहीं ना कहीं एक वॉच डॉग सिस्टम हमारे ऊपर था, और इंटरनेट आने के बाद लोगों को ये लगा कि अब हम पूरी तरीके से उच्छृंखल हैं, अब जो कुछ भी सोचते हैं वैसा हम दिखा सकते हैं। और पब्लिक भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें देखना चाहती थी जो शायद बहुत सालों से, मैं कहूंगा कि उनके एक तरह की प्यास थी जो वो पूरी नहीं हो पा रही थी टीवी से, सिनेमा से, और उनको अचानक लेकिन मुझे लगता है अविनाश जी उस वक्त पर लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट का और सोशल मीडिया का इस तरीके से भी असर हो सकता है हम पर और हमारे बच्चों पर। ये सोच उस वक्त नहीं होगी जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आए, तो मुझे लगता है तब नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, जब शुरुआत में हुई तो सबके पास ये था कि आपको बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे जी। तो मुख्य रूप से ये था कि वो कंटेंट जो सिनेमा के लिए नहीं बनाए जा सकते हैं, वो कंटेंट जो टीवी सीरियल के लिए नहीं बनाए जा सकते हैं, ऐसे नए कंटेंट हम ओटीटी पे देख सकते हैं। ये मूल भाव था और इसी भाव से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये टिटलेट करने का भी अच्छा माध्यम है, क्योंकि वो हिस्सा जो हम फिल्मों में नहीं परोस सकते वो हम यहाँ पे परोस सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रोग्राम को दुर्भाग्य या सौभाग्य से कहें कि उनको कहीं पॉपुलैरिटी भी मिली, और उससे कहीं प्रोड्यूसर को, कंटेंट प्रोड्यूसर को ऐसा लगा कि ये एक अच्छा माध्यम है जहां से हम पैसा अर्न कर सकते हैं और एक पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, और वो गलत रास्ते पे फिर चलने लगे। और उसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी सीरीज ऐसी आई हैं जिनमें हमने अभद्रता, अश्लीलता, किसी एक धर्म को टारगेट करके चीजें दिखाना शुरू कर दिया गया, और ये इस तरीके से अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश शुरू हो गई, जो मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ अविनाश जी, क्योंकि नेहा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सरकार की तरफ से पक्ष यहाँ पर रखेंगी। सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ विचार किया जा रहा है? क्योंकि पिछली बार भी अभी नवंबर की बात है जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तब कहा जा रहा था कि सरकार भी इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। हो सकता है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सरकार के नियंत्रण में आ जाए, उन पर भी सेंसरशिप होना शुरू हो जाए, लेकिन अब तक इस पर कोई कानून नहीं बना है, कोई संस्था नहीं बनी है। सरकार का क्या विचार है इस पर? क्या आगे की रणनीति रह सकती है? नेहा जी। सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है, और जैसे कि सबको पता ही है कि उन्होंने इस बात पे
बहुत चिंता भी दिखाई है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो अभी रिसेंटली तांडव मूवी रिलीज हुई, उसमें जिस तरीके से विशेष धर्म हिंदू धर्म को टारगेट करके और दलित जो समाज है उसको टारगेट करके, साथ ही साथ मैं कहूंगी महिलाओं को भी उसमें टारगेट किया गया है, तो मुझे लगता है कि कुछ भी उसमें नहीं बचा जो टारगेट ना किया गया हो। आप बोलते हैं हमें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या, हम क्रिएटिविटी नहीं कुछ कर सकते, हम कुछ दिखाना चाहते हैं क्रिएटिव करके। अरे भाई आप क्रिएटिविटी कीजिए, लेकिन हर बार किसी एक धर्म को टारगेट करके आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। ये बात मुझे आज तक नहीं समझ आई। जब पीके मूवी आई उस पर भी सवाल उठाए गए कि वहां पर जो भगवान शिव शंकर हैं उनको बड़ी गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया, लेकिन फिर भी ज्यादा उछाल इस बात पे नहीं आया। चलिए माफी मांग ली। अब इन लोगों ने एक तरीका बना लिया है बॉलीवुड ने कि मूवीज बनाओ, किसी धर्म को टारगेट करो, उसके बाद माफी मांग लो, और माफी मांगने के बाद साथ बीच में रोक रही हूँ, लेकिन देखिए बॉलीवुड मूवीज की अगर बात की जाए जो हम बड़े पर्दे पर देखते हैं वो तो सेंसर होती है ना, पहले सीन्स काटे जाते हैं वो तो सेंसर होती हैं जी। देखिए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी जो बना रहे कौन है वो बॉलीवुड, माफ कीजिए बॉलीवुड वाले ही हैं काफी हद तक। मैं सबको नहीं कहूंगी सब एक जैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को। आपको कंटेंट अच्छा चाहिए तो हलाला जैसा कंटेंट भी है, आप उसको पर्दे पे क्यों नहीं लाते, आप उसकी सीरीज वेब सीरीज क्यों नहीं बनाते? क्यों डर लगता है आपको कि बवाल हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा? तो ये सीधा साधा यही टारगेट किया जाता है हमेशा से। उनको लगता है हिंदूज आर सॉफ्ट टारगेटेड पीपल। देखिए मुझे लगता है नेहा जी इस पर तो फिर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ना। अगर सरकार को लग रहा है कि इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मैं उसी सवाल पर आपसे अगला सवाल भी करना चाह रही थी। जब आपको लग रहा है कि इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, वैसे मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ओवरऑल कंटेंट की बात कर रही हूँ कि अभद्रता दिखाई जाती है, अश्लीलता दिखाई जाती है, युवाओं के दिमाग के लिए उनकी मानसिकता के लिए अच्छी नहीं होती, बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, पूरे ओवरऑल कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ। मैं वापस से आपका रुख करती हूँ। पहले दर्शक मध्य प्रदेश से जुड़ गए मेरे साथ करीम खान जी। करीम खान जी बहुत स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, मैंने जो पूछना था वो आपने पूछ लिया। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? फिल्म जो है एक मनोरंजन का साधन है। दादा कोड़के भी फिल्म बनाया करते थे, लेकिन उनकी फिल्मों में अभद्रता नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब तो अभद्रता क्या गाली गलौज तक होती है। किसी रिलीजन को टारगेट करना तो बात छोड़िए, हर रिलीजन को टारगेट करते हैं ये। हम कहते हैं कि शासन में बैठे हुए व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों निर्धारित नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की। अविनाश जी, लोगों का मानना है, एक्चुअली मिली जुली राय है लोगों की इस पर। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कंटेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो कि बड़े पर्दे तक नहीं पहुँच पाते हैं, इतना लंबा संघर्ष नहीं कर पाते हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, अवसर भी मिल रहे हैं? बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि नए आर्टिस्ट के लिए, फिल्म मेकर के लिए और नई विचारधारा के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अभी भी है। और क्योंकि एक फिल्म बनाना और फिल्म को थिएटर में रिलीज करना ये सबसे मुश्किल काम है। आजकल सिर्फ 2-4 बड़े ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी फिल्म बनाकर और उसको मेट्रो में रिलीज कर लेते हैं या मल्टीप्लेक्स में रिलीज कर लेते हैं। साधारण इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए मुश्किल काम है और OTT ने उसके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है। ये उसका पॉजिटिव पक्ष है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पक्ष है वो अपनी उस फ्रीडम को किस हद तक एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस फ्रीडम का कितना फायदा उठा रहा है और फ्रीडम के साथ उसकी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली सोसाइटी के बीच में जा रहा है। तो जब सोसाइटी के बीच में आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी शामिल होती है। आप उस जिम्मेदारी से डिनाई नहीं कर सकते, आप कुछ भी बना के परोस नहीं सकते। तो एक तो ये काम बड़ा गलत हो रहा है। दूसरा, मैं कहता हूं सरकार के पक्ष की आप बात कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो बड़े OTT चैनल हैं वो इंडिया के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते जी। हम अगर अमेज़न की बात करें, हम नेटफ्लिक्स की बात करें, ये सारे इंटरनेशनल OTT चैनल हैं जो अमेरिका या दूसरी कंट्रीज के हैं और उनपे इंडिया का कानून लागू नहीं होता।
तो ये जो लूप पोल है, इस लूप पोल का फायदा उठाकर बहुत सारे ओटीटी चैनल ऐसे हैं जो अपने कंटेंट को भारत की सॉफ्ट टारगेट जनता के सामने परोस रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि उनको हम किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत या भारतीय कानून में क्या चेंजेस कर उनको अपने जुरिडिक्शन में लेकर आए। बिल्कुल। और अविनाश जी, हर देश के कानून अलग अलग होते हैं, हर देश का कल्चर अलग अलग होता है, लोगों की मानसिकता अलग अलग तरीके से डेवलप होती है जिस परिवेश में वो रहते हैं। तो बाहर के देशों का कंटेंट अगर हम देखते हैं और वो हो सकता है वहां के लोगों पर इतना असर ना डालता हो, लेकिन हमारे देश का लिटरेसी रेट क्या है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का भी, और उसी को देखते हुए मुझे लगता है तमाम चीजें की जानी चाहिए। दर्शक कुछ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेती हूँ। नितिन है हरियाणा से। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि ये मूवीज चाहे हम थिएटर में देखते हैं या आजकल नेटफ्लिक्स पर आ रही है, ये मूवी रिलीज हो जाती है, लेकिन इससे पहले क्या हमारा सेंसर बोर्ड सोया रहता है? क्या ये सब कुछ देख नहीं पाता कि मूवीज कैसे रिलीज हो जाती है? जब ये बच्चों में, बड़ों में या सोशल जब ये हो जाती है, फिर उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मेरा ये सवाल मैडम से है, तो मैडम से पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नेहा जी जवाब देंगी इनका, लेकिन एक और दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं। सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। नेहा जी, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वो यही समझना चाहते हैं कि क्यों इन मूवीज को, जो भी कंटेंट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होता है, उस पर सरकार क्यों नियंत्रण नहीं रखती। हालांकि मुझे अभी इस बारे में कंफर्म नहीं है, सूत्रों के हवाले से एक खबर ऐसी भी मिली थी कि एक सेल्फ कंट्रोल एक कमेटी ऐसी बना दी जाएगी जो रेगुलेट करेगी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। क्या आपको लगता है कि अगर अपने आप ही वो रेगुलेट कर पाएंगे इस चीज को? क्या पहले किसी ऐसी कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता था क्या? और आपको लगता है क्या उसके जरिए फिर इस कंटेंट पर कुछ ना कुछ रोक लग पाएगी क्या? नेहा जी। जी बिल्कुल, ऐसी कमेटी का गठन किया जा रहा है और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कंटेंट और भाषा, हर चीज का ध्यान रखे कि क्या दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर कंट्री की अपनी एक पॉलिसी होती है, और यही पॉलिसी जो है वो सिंगापुर और टर्की और बहुत ऐसे अच्छे विकसित देश हैं जिनके यहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी उनकी पॉलिसी है, उनकी एक कमेटी होती है, वो उनको उसको पास करती है, तो वहां पर वो दिखाया जाता है उस कंट्री में उस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो यही चीज जो है, इसको रेगुलेट हम भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये हो भी जाएंगे इसमें कामयाब। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इनके ऊपर जैसे कहते हैं ना वो कसी जाएगी, तभी ये लोग सुधरेंगे। क्योंकि कंटेंट के नाम पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो आज ये दिखा रहे हैं, उससे यूथ एक बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है, जिसकी वजह से यूथ जो है वो डिप्रेशन में भी जा रहा है ऐसे कंटेंट देख के। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगर सरकार इस बात को समझ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी कितनी बार इस तरीके की शिकायतें आई हैं, अगर सरकार इस बात की गंभीरता को समझती है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इतनी देरी क्यों की जा रही है? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रुझान तो लगातार बढ़ ही रहा है। आप देखते हैं हर दिन कोई ना कोई नया कंटेंट रिलीज होता है, हर दिन कोई ना कोई नई ऐप ऐसी आती है। वॉयलेंस को लेके हमारी चिंता सबसे ज्यादा वॉयलेंस को लेके है। आप पिछले 7-8 महीने का डाटा देखिए तो आपको पता चलेगा, जितने भी वॉयलेंट है, मतलब जितनी भी इनकी वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी सीरीज बनी है, उसमें कंटेंट जहां पर वॉयलेंस ज्यादा है, लोगों ने उसको बहुत देखा है और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में भी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। इसी वजह से आधी से ज्यादा यूथ जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, और अगर वो मूवीज में वो चीजें जो नहीं देख पाते और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे खुले में देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ये गलत चीज है। मैं लौटती हूँ आपके पास। रणवीर जी रोहतक से जुड़ गए हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, पूजा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड हमारा इन फिल्मों को पास करता है तो उसको अच्छी तरह से देखना चाहिए ना। जब भी हमारे देश में इस प्रकार की कोई भी फिल्म या मूवी बनती है, उसके ऊपर जो कोई भी आंदोलन होता है, उसके बाद में कहते हैं इस हिस्से को काट दो, इसको काट दो। तो इससे क्या हमारा सेंसर बोर्ड पैसे लेकर पास करता है इनको?
देखिए, मैं एक चीज थोड़ी सी रणवीर जी आपको क्लियर करना हाँ जी, चाहूंगी। हाँ जी। हम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अभी तक उससे जुड़ी ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इसको मॉनिटर करे। अभी सेंसर बोर्ड उनको नहीं देख रहा है। सेंसर बोर्ड केवल उस कंटेंट को देखता है जो आप टीवी चैनल्स पर देखते हैं, जो आप न्यूज चैनल्स को देखते हैं, उसको जो है मॉनिटर किया जाता है। जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, अपने फोन में देखते हैं, उस कंटेंट को सेंसर बोर्ड नहीं देख रहा है। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उसमें भी हस्तक्षेप की जरूरत है। अविनाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अविनाश जी, समय की थोड़ी सी कमी है लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है क्या, क्योंकि आप बारीकी से इन चीजों को समझते हैं, कि कंटेंट आजकल दिया क्या जा रहा है और इस कंटेंट को देने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है अगर कोई ऐसी सेल्फ रेगुलेशन की टीम बना दी जाती है, इससे इस कंटेंट पर रोक लग पाएगी क्या? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि बाजार बहुत इसमें महत्वपूर्ण हो गया है। और जैसा भी नेहा जी ने कहा कि खास तरह के विषय को लेकर फिल्में बनाई जा रही हैं या वेब सीरीज बनाई जा रही है और वो चर्चित भी हो रही हैं, तो सेल्फ कोई कंट्रोल करेगा इसकी बहुत कम संभावना है। हालांकि मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं कि सरकार कोई ऐसा अंकुश लगा दे और लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम ना मिले। कहीं ना कहीं एक समझदारी की स्थिति एक कंटेंट प्रोवाइडर के पास खुद होनी चाहिए कि वो आखिर क्या परोस रहा है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो नेहा जी अभी ने कहा कि ज्यादातर क्राइम बेस्ड सीरियल ही ज्यादातर पॉपुलर हुए, ऐसा नहीं है। हमारे पास बैंडिट बंदिश जैसा सीरियल रहा है, वेब सीरीज रही है जो बहुत पॉपुलर रही है, पंचायत रही है जो बहुत पॉपुलर रही है, और दूसरे कई ऐसे रहे हैं जिनमें कोई हिंसा नहीं थी, कोई गाली गलौज नहीं थी, और इसके बावजूद भी वो काफी पॉपुलर रहे। तो अगर अच्छा कंटेंट परोसा जाएगा तो उसको पब्लिक देखेगी, उसको अच्छा अविनाश जी, इसमें पब्लिक की क्या भूमिका है? क्योंकि मुझे लगता है लोग देख रहे हैं, इस तरीके के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और इसलिए जो फिल्म मेकर्स हैं वो बना भी रहे हैं इस तरीके के कंटेंट को। लेकिन किस तरीके से नेगेटिव असर उनके दिमाग पर पड़ रहा है, किस तरीके से उनकी मानसिकता पर असर पड़ रहा है, बच्चों की मानसिकता पर, ऐसे में लोगों की खुद की क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखिए दो तरफा चीजें होती हैं। सिर्फ हम जिम्मेदारी जो है कंटेंट प्रोवाइडर पे नहीं देख सकते। आपके पास कंटेंट क्या आ रहा है और आपके पास इतनी चॉइस है, आप चॉइस में अच्छी चीज क्यों नहीं देखना चाहते? आप पंचायत क्यों नहीं देखते? आप बैंडिट बैंदिश क्यों नहीं देखते? आप ऐसी चीजें क्यों नहीं देखते? तो हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो आम जनता को भी अपने आप को एजुकेट करना होगा, अपने आप को बेहतर कंटेंट के लिए प्रेरित करना होगा, और फिर उसके बाद हम कहीं दूसरे पर सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज, सेंसर बोर्ड की बात अभी की हमारे किसी दर्शक ने, तो एक चीज मैं कहूंगा कि दो चीजों का फर्क होता है। एक वो चीज जो पब्लिक व्यूइंग में जाती है, पब्लिक डोमेन में जाती है, वहां पे कोई बोर्ड आप पर एक अंकुश लगा सकता है। लेकिन जो आपकी प्राइवेट व्यूइंग की चीज है, फोन आपका प्राइवेट व्यूइंग की चीज होती है, आप अकेले कमरे में बैठ के उसको देखते हैं, उस पे किसी का अंकुश लगाना, ये एक बड़ा मुश्किल सा चीज जाता है। क्योंकि और अविनाश जी, मुझे लगता है एक जो डिफरेंस है रेगुलेट करने के बीच में और सेंसर करने में, रेगुलेट करना और सेंसर करना ये दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी नेहा जी, आप कुछ कह रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अविनाश जी कह रहे हैं कि ये फोन पर्सनल चीज है, तो ये जो नेटफ्लिक्स और ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग सिर्फ फोन पे नहीं देखते, ये घर पे भी इन्होंने सब्सक्राइब करा रखा होता है। तो इस पे ये आप सोच रहे हैं अंकुश लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अंकुश का मतलब ये नहीं कि हम बैन कर देंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाए। कुछ कंटेंट इतने परसेंटेज तक उनको अलाउ किया जाएगा, ये तक आप दिखा सकते हो। ऐसे नहीं कि आप 100% न्यूडिटी दिखा रहे हैं और हम उसे अलाउ कर दें। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमारा विचार चल रहा है कि उसको किस तरीके से हटाया भी ना जाए, खत्म भी ना किया जाए, और उसको एक इस सभ्य तरीके से उस पे कुछ अंकुश लगाया जाए कि इतने परसेंटेज आप ये चीज दिखा सकते हो क्रिएटिविटी के नाम पे। दैट्स इट। ठीक है, बंद करना कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। और हम भी आज इसी मुद्दे को लेकर के बात कर रहे थे कि क्या इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। क्या आप सेंसर बोर्ड जिस तरीके से बाकी मूवीज पर जो है उसको देखता है, उसमें से कुछ सीन्स कट करता है, अगर लगता है कि हाँ ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाने चाहिए, क्या इस तरीके की चीजें अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होंगी? यही बात करने का आज मुख्य मेरा कारण यही था, क्योंकि लोगों को समझ में आए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप जो देख रहे हैं उनके बदले में आप अपने पास क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या कुछ नॉलेज आप उससे रिसीव कर रहे हैं या नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर के जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोगों को भी समझना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, वैसे हमारे देश में मनोरंजन की यात्रा बहुत लंबी रही है, रील्स से शुरू होकर के अब ये जर्नी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन आपको खुद ये सोचने की जरूरत है कि मनोरंजन के नाम पर अपने पैसे जो आप खर्च कर रहे हैं,
इससे आप अपने अंदर क्या लेकर जा रहे हैं? नेगेटिव विचारों को तो जन्म नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसी अभद्रता और गाली गलौच वाले मनोरंजन की वास्तविकता में आपको जरूरत है? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अच्छा कंटेंट भी, आप उसको भी देख सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, ये खुद भी आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। मेरे साथ सवाल आपका मैं अभी के लिए फिलहाल लेते हैं, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।